ये जर्नी है मिस्टर राकेश भैया की, जो उड़ीसा से हैं और फाइनली वो मुंबई पहुंचे हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। मुंबई में जो है कराने का इनका जो विचार बना है उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है कि उड़ीसा में इन्होंने बहुत सारे क्लिनिक में सर्च करा, बहुत सारे डॉक्टर से बात की, बहुत सारे क्लिनिक में उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट करा। वहां पर उनको जो है एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो नहीं पाया। दैट्स वाई जो है वो 1800 किलोमीटर ट्रैवल करके और ट्रेन में टोटल 33 घंटे बिताकर मुंबई पहुंचे हैं। एंड उनका एक कंसर्न ये भी था कि सोनू भैया आपको साथ में आना ही होगा। और इसके पीछे का जो रीजन है वो है मुकेश भैया का हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आया हुआ है। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। उससे पहले चैनल का फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज बनाने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में बैठा हुआ है तो व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। और आपको भी यदि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में मेरी कोई हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट आपके साथ चलूं, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ चलूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट तो ठीक है कराना है, बट इनके बाल झड़े क्यों, इस क्वेश्चन को लेकर बड़े परेशान है। तो इसका मतलब क्या रीजन हो सकता है? इनकी भी छोटी है, कितने साल के हुआ? 27 है। और मेरी भी मतलब अभी तो गंजे हो गए तो बाल जो झड़ना स्टार्ट हुआ होगा आई थिंक 18 19 20 साल में हुआ होगा। मेरी भी जो है वो छोटी एज में गई थी। तो ये जो बाल झड़ने का रीजन है वो क्या है एक्चुअली? तो सबसे पहले सबसे मेन चीज हम हमेशा कहते हैं इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, या तो हम और एक नाम जिसे बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। एंड्रोजेनेटिक, एंड्रो मतलब हार्मोनल और जेनेटिक मतलब अनुवंशिक, जो मम्मी के साइड से डैडी के साइड से आता है। तो आपने हिस्ट्री में बताया था कि आपके डैडी के साइड से भी ये गंजापन है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है अभी के एज में 25 से लेके 30 में मैक्सिमम मेल को ये हो रहा है। ये बहुत कॉमन लेवल पे होते जा रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो DHT जो हार्मोन होता है उसके वजह से जो अपना पार्ट है यहाँ पे, जैसे आपको इसमें बॉल्डनेस दिखाया जा रहा है, उस पर इसने इफेक्ट किया हुआ है उस हार्मोन ने, और वहाँ पे जीन्स भी पैदा है। जो आपके पहले से जो जीन्स थे वो थे, तो जीन्स के रिसेप्टर प्लस DHT ये दोनों ने मिलके बॉल्डनेस शुरू कर दिए। पहले पतले होते हैं, छोटे होते हैं और फिर गिर जाते हैं। ऐसे ही हुआ था ना आपके इसमें? जी। तो ये एकदम कॉमन मेल पैटर्न बॉल्डनेस में आता है। नेक्स्ट चीज, जगह चेंज होना, पानी चेंज होना। आपको अगर स्लीप प्रॉपर ना हो, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप रात की ना हो, तो भी हेयर फॉल हो सकता है। स्ट्रेस लेवल ऊपर नीचे होना, उससे भी हेयर फॉल होता है। और लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन, जो कि आपके ब्लड रिपोर्ट में भी न्यूट्रिशन कम आया है, उससे ये पता चलता है। अगर आप ब्लड करते ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। जी। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने ब्लड रिपोर्ट कराई और समझा। तो ये सारे कारण ऐड होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल प्लस ब्लड रिपोर्ट, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअल कॉज क्या है हेयर लॉस का। सर, जब पहले अभी आया है मैं क्लिनिक को, आते ही मुझे 2 टेस्ट करवाए, एक यहाँ पर दे दिए और लेफ्ट हैंड में। तो क्यों करवाया गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबसे मेन चीज़ हमेशा हम प्रोटोकॉल में, अभी हम प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल करते जाएंगे। तो इस प्रोटोकॉल में हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे पहला प्रोटोकॉल है टेस्ट डोज। आपको हम एक दिन पहले बुलाते हैं। आपके एक हाथ पे पहले एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज दिया गया, दूसरे हाथ पे आपको एनेस्थेशिया का टेस्ट डोज दिया गया। एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज देख के तुरंत हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक आपके प्रोटेक्शन के लिए है, अभी से लेके सर्जरी खत्म होने तक आपको कोई इन्फेक्शन ना रहे, इसलिए एंटीबायोटिक का डोज। अब आते हैं हम इस हाथ के ऊपर। इस हाथ पे आपको टेस्ट डोज यानी कि एनेस्थेशिया, जो एनेस्थेशिया आपको डोनर एरिया में, इम्प्लांटेड एरिया में लगने वाला है, क्या आपको उसकी एलर्जी है, ये हमें उससे पता चलेगा। अभी ये आपके हाथ पे 12 से 16 घंटे तक रहने वाला है। अगर कोई रिएक्शन आनी होगी तो बस यहीं पर आएगी और हमें समझ जाएगा। हम दवाई चेंज कर देंगे, उसका भी टेस्ट डोज देंगे, दवाई चेंज करके हम उससे एनेस्थेशिया देंगे। और सर पहली बात तो ये कि मान लो टेस्ट करते हैं, किसी को रिएक्शन होता है, हालांकि इनको नहीं हुआ, रेडनेस आती है या फिर ईचिंग हो रहा है, तो उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी दवाइयों के कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल, जो इनको एनेस्थेशिया दिया गया है उसमें और भी कुछ एनेस्थेशिया के प्रकार है, वो भी आते हैं। तो हम नेक्स्ट डे पे उसका टेस्ट डोज देके हम ट्राई करेंगे। ओके। बहुत रेयर होता है, 100 में से शायद एक आध बंदे को ही रिएक्शन देखने को मिलती है, पर हम सबको करते हैं ताकि हमें प्रिकॉशन रहे। ठीक है। और सर जो इनका बाल्डनेस है, अभी आपके लैपटॉप में जो है वो फोटोज थी, तो इनका जो बाल्डनेस ग्रेड है वो क्या है और कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट लग रही है? यस, अगर हम देखेंगे तो इनका सिर एक्चुअली बहुत बड़ा है। ऐसे देखा जाए तो रेक्टेंगुलर ही बड़ा है और यहाँ पे भी बड़ा दिख रहा है। तो हम प्लान कर रहे हैं इनका 5000 ग्राफ्ट्स इंक्लूडिंग टेम्पल्स, क्योंकि इनका ऐसे सिर बड़ा होते जा रहा है
और साइड से भी सिर बड़ा होते जा रहा है। उसकी वजह से इनका एज अभी जो है उससे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाँ डेफिनेटली। ये सबसे मेन चीज़ है कि आपका एज ज़्यादा दिखने के कारण कोई भी आपके जगह में मैं भी होगा तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि एज ज़्यादा दिख रही है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसमें प्लान कर रहे हैं 5000 ग्राफ्ट्स इंक्लूडिंग टेम्पल्स। आगे जाके हम इनके हेयरलाइन के बारे में जब हेयरलाइन दिखाएंगे तो उनको और आइडिया आएगी। और इनकी हेयर लाइन जो है वो उसकी शेप क्या कैसी रहेगी, कुछ आइडिया? सो हम प्लान इनके चेहरे के हिसाब से प्लान होता है कि कैसे इनका चेहरा है, उस हिसाब से हम हेयरलाइन बना के इनकी करेंगे। तो बहुत सारे क्लिनिक में जो है जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है टेक्नीशियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्जरी आप ही करेंगे या पूरी टीम करेगी आपकी, या फिर सिर्फ टेक्नीशियन करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यूजुअली हमारी क्लिनिक की यूएसपी ये है कि यहाँ पे डॉक्टर सर्जरी करते हैं। इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट जैसे आपको पता होगा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सट्रैक्शन, स्लिटिंग और इम्प्लांट। एक्सट्रैक्शन हमारी भी टीम है, हमारे पास डॉक्टर्स की भी टीम है। तो एक्सट्रैक्शन और स्लिटिंग ये काम डॉक्टर का ही है, और हमारे क्लिनिक में वो होता है, यहाँ हो या कोई और सेंटर भी हो हमारा, वहाँ पर भी हम सेम करते हैं कि एक्सट्रैक्शन स्लिटिंग डॉक्टर करेगा, इम्प्लांट के टाइम पे टेक्नीशियंस इम्प्लांट करेंगे। ओके सर जैसे कि मेरा घर यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है, मैं बाई ट्रेन 33 और 30 घंटा लग गया आने में, और जाने में भी थोड़ा वही वक्त लगेगा 33 या 30 घंटा। तो मैं जाने के दौरान कोई दिक्कत होगा कि अगर दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि सुन रहा हूँ वीडियो वगैरह इन्फेक्शन और इचिंग वगैरह, कि वो हो सकता है क्या? अगर हुआ तो इसका इलाज क्या है मेरा? कारण बाई ट्रेन तो मेरे पास कोई नहीं होगा, इसकी तरफ क्या कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा पूछा आपने। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं उनके लिए। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे हो या आप यहाँ पर भी हो, हम लोग हमेशा सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी आपको इन्फेक्शन, पेन, इचिंग, स्वेलिंग, मैं वापस बताऊंगा, ये 4 कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होने के चांस होते हैं, इन्फेक्शन, पेन, इचिंग, स्वेलिंग। तो हम इन चारों के टैबलेट्स पहले ही दे देते पोस्ट सर्जरी, ठीक है? तो इससे चांसेस कम या नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो ये प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। और बाई चांस किसी को होता है उसके बाद का क्या? सो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर होता है तो वो हादसा है। हम कंटिन्यूस इनसे फ़ोटो मंगाते रहते हैं और इन लोगों से बातचीत हमारी चलती रहती है, प्रॉपर फॉलोअप रहता है। उसमें हम फोटोज़ के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर होगा तो उसका क्या क्या क्योर कर सकते हैं। जैसे हमारे पहले भी जो मुकेश जी थे उनमें भी इन्फेक्शन हुआ था, तो बिटाडिन हल्का सा हुआ था, उसमें हमने बिटाडिन का उनको सोल्यूशन दे दिया था, तुरंत 2 दिन में वो चला गया था। और सर लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा कि जो रिजल्ट है उसका एक्सपेक्टेशंस कैसा रहेगा? क्योंकि मुकेश भैया का रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, बहुत कम टाइम में आ गया, 5 साढ़े 5 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ आ गई उनकी। लेकिन इनका जो रिजल्ट है लेकिन वो कितने दिनों में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? हमें कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत बढ़िया है, हेयर लाइन वगैरह बहुत अच्छी बनाते हो आप, बट फिर भी एक मतलब रहता है जिज्ञासा के लिए कि यार कितने दिन में क्या आ सकता है। हाँ, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक का ट्रांसप्लांट, मैं हमेशा कंपैरिजन करता ही नहीं कि आपका और उसका सेम आएगा। हर एक का ट्रांसप्लांट, हर एक का रिजल्ट, कुछ लोगों का जल्दी आता है, कुछ लोगों का स्लो आता है। ये हर एक के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शेडिंग फेज भी है, कुछ लोगों का जल्दी खत्म हो जाता है, 2-3 महीने में खत्म हो जाता है, 4th मंथ से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मुकेश भाई में हुआ था। सो मैं वही कहूँगा कि इनका, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी इनके साथ और भी जितने पेशेंट्स आपके द्वारा आने वाले सबके साथ हमारी कोशिश यही रहेगी, या मेरे पास भी जो है पेशेंट्स, कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आए, आपका आए, आपका रिजल्ट आने से दूसरे लोगों को भी और कॉन्फिडेंस आए कि हेयर ट्रांसप्लांट से इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है और इतना नेचुरल दिख सकता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हम पूरी कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक से आपका एक्सट्रैक्शन हो, स्लिटिंग हो, इम्प्लांट हो करने के लिए। बट हर एक का रिजल्ट वेरी करता है, हर पेशेंट का पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और उस हिसाब से वो रिजल्ट आता है। तो फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मिल गए हैं। एंड भैया का जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो भी जर्नी रहेगी, किस तरीके से क्या कैसा प्लान करा जा रहा है, हेयर लाइन कैसे बनाई जा रही है, कितने ग्राफ्ट लगेंगे इन फ्यूचर, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आपके मन में भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे कमेंट करके छोड़ दो। मैं एक्सपर्ट से बात करके, सर से बात करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।